हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूं और इस क्वेश्चन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। इससे हम बहुत कुछ लर्निंग गेन कर सकते हैं कि गेट एग्जाम में रटने से काम कभी नहीं चल सकता। यू हैव टू वेरी थारो अगर आपको लॉजिकल क्वेश्चन करने हैं और आपको डिफरेंट टाइप के नए क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, हमेशा पड़ेगी। तभी आप ये सब चीजें स्ट्राइक करोगे और आप फंडामेंटल से चीजों को कितना कनेक्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी चीज को कितने फंडामेंटली आप ब्रेक करते हो, क्योंकि जब अच्छा क्वेश्चन कभी भी आएगा फंडामेंटली आप स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे छोटे भाग में और तब आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ये क्वेश्चन था और इसी वालों को पता होगा। ये बहुत ही बेहतरीन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का क्वेश्चन है। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का बेहतरीन एप्लीकेशन आएगा, मैथ्स का बेहतरीन एप्लीकेशन आएगा और हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कुछ चीजें प्रूफ करेंगे और कुछ लॉजिक में ड्रॉ कराऊंगा। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर आपने पढ़ा है ना। यहाँ क्वांटाइजर के बारे में कुछ कह भी नहीं रहा है, तो कैसे हम चीजों को सेलेक्ट करते हैं, जो आपने चीजें पढ़ी हैं कैसे हम रिलेट करेंगे यहाँ देखेंगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन होपफुली आपके पास तो होगी यार शीट, है ना। तो मैं क्वेश्चन फिर भी एक बार पढ़ देता हूं। कंसीडर अ रियल वैल्यूड सोर्स हुज, रियल वैल्यूड सोर्स है मतलब वो सारे रियल सैंपल वैल्यूज ही इमिट करता है एक तरह से। आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx एज सोन इन द फिगर। जितने वो सैंपल वैल्यूज ले रहा है वो आइडेंटिकली, देखो ना, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx एज सोन इन द फिगर। तो जो सोर्स है वो कुछ सैंपल वैल्यूज इमिट कर रहा है, सैंपल वैल्यूज ले रहा है और उन सैंपल वैल्यूज का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो गिवन है। भाई सोर्स सैंपल वैल्यूज इमिट करेगा, सैंपल वैल्यूज, है ना। तो सोर्स भी एक तरह का रैंडम वेरिएबल नेचर का होता है। सोर्स अगर आप देखते हो तो सोर्स भी एक तरह का क्या होता है, रैंडम वेरिएबल ही होता है, क्योंकि वो भी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल वैल्यूज कर ले सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कोई रैंडम वेरिएबल होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा या चाहे डिस्क्रीट होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका क्या गिवन होगा, पीडीएफ गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी, है ना, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन होगा। और अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन होगा, ये हम जानते हैं। तो जो सोर्स है अगर हम उसको कैपिटल एक्स मान लें तो उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये गिवन है, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से गिवन है। ठीक है, एकदम इसके एनालिसिस बड़े बेहतरीन ढंग से करेंगे। कंसीडर ए 1 बिट क्वांटाइजर दैट मैप्स पॉजिटिव सैंपल वैल्यूज टू वैल्यू अल्फा एंड अदर टू वैल्यूज बीटा इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा कॉन्जुगेट, मतलब ऐसे अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार आर द रिस्पेक्टिव चॉइसेस फॉर अल्फा एंड बीटा दैट मिनिमाइजेस द मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर, देन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट या अल्फा स्टार माइनस बीटा स्टार विल बी क्या होगा। अल्फा और बीटा की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसको हम अल्फा स्टार बीटा स्टार, जिसके लिए जो आपकी मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर, मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम होगी, वैसी अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है एंड देन हमें फॉलो करना है क्या, अल्फा स्टार माइनस बीटा स्टार। तो सॉल्व करने शुरू करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर जो मेरा सोर्स x है वो वैल्यूज कहां से कहां ले रहा है, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 है, मतलब उन सैंपल वैल्यूज के लेने की प्रोबेबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी इसीलिए 0 है। और जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 नहीं है, नॉन 0 है, वही सैंपल वैल्यूज आपका सोर्स ले सकता है। तो अगर हम देखें ध्यान से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन -2 से 1 के बीच में ही नॉन 0 है, मतलब जो आपका सोर्स है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यूज ले सकता है -2 से 1 के बीच में, पहली चीज। अब उन्होंने कहा क्या, हमारे पास एक 1 बिट का क्वांटाइजर है जहां पे हम क्या कर रहे हैं भाई साहब कि जो निगेटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव सैंपल वैल्यूज को वो मैप करता है कहां से भैया, अल्फा से मैप करता है। पॉजिटिव सैंपल वैल्यूज किसके बीच में होंगी, 0 से 1 के बीच में भैया, 0 से 1 के बीच में जब ये वैल्यू लेगा आपका रैंडम वेरिएबल या सोर्स, तो 0 से 1 के बीच में अगर आपका सोर्स कोई सैंपल वैल्यू लेता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसको क्वांटाइजर, 1 बिट का क्वांटाइजर में 2 ही क्वांटाइजेशन लेवल होंगे, 1 बिट का 2 टू द पावर 1 लेवल, है ना। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू को वो क्या करेगा,
अल्फा से क्वांटाइज कर देगा, एक सिंगल वैल्यू अल्फा पे 0 से 1 के बीच में जो भी सैंपल्स आएंगे सबको अल्फा वैल्यू से क्वांटाइज कर देगा। और जो निगेटिव वैल्यूज आएंगी जो कि -2 से 0 के बीच में, निगेटिव वैल्यूज यही आएंगी भैया, -2 से कम वाली वैल्यूज लेगा ही नहीं ये सोर्स, ये सैंपल कभी -2 से लेस वाला कोई सैंपल वैल्यू इमिट ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो -2 से 0 में अगर कोई सैंपल वैल्यू लिया तो उस हर सैंपल को ये क्वांटाइज करके बीटा कर देगा, बीटा वैल्यू पे क्वांटाइज कर देगा। क्वांटाइजर का यही काम है, एक रेंज की वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू पे क्वांटाइज कर देता है। पहला हमने फंडामेंटल किसका यूज किया, क्वांटाइजर का। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब उन्होंने कहा है अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू बताओ यार कि जो मीन क्वांटाइजेशन एरर है वो मिनिमम हो जाए, और वो वैल्यूज अगर अल्फा स्टार और बीटा स्टार है अल्फा बीटा की, देन अल्फा स्टार माइनस बीटा स्टार फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब पहले अगर ये किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है देन दिस टोटल एरिया मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू को मैं, जो ये है बीच वाली वैल्यू, उसको k मान लेता हूं। तो देखो ये एरिया कितना आ गया फिर k इंटू 1, और ये एरिया कितना आ गया ट्राइंगल का 1/2 इंटू विड्थ 2 इंटू हाइट k, ये एरिया भी आ गया k के बराबर। टोटल एरिया आ गया 2k एंड टोटल एरिया मस्ट बी इक्वल टू 1। किसी भी पीडीएफ का आप जानते हो तो k इज इक्वल टू 1/2 आ गया पहली चीज। तो ये 1/2 वैल्यू है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, मस्त तरीके से अपन करेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे ये वाला एरिया भी k है, ये वाला एरिया भी k है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लेने की कितनी है 1/2, और निगेटिव वैल्यू -2 से 0 के बीच में लेने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, क्योंकि पीडीएफ का एरिया अंडर कर्व ही प्रोबेबिलिटी बताता है। तो मैं कहूं रैंडम वेरिएबल x निगेटिव वैल्यूज लेगा जो कि -2 से 0 के बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -2 से 0 के बीच का पीडीएफ का एरिया दैट इज k, दैट इज 1/2। और अगर मैं कहूं पॉजिटिव वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और इस एरिया क्या होगा 0 से 1 के बीच का 1/2 इंटू 1/2। मतलब निगेटिव वैल्यूज लेने की भी प्रोबेबिलिटी वही है जितनी पॉजिटिव वैल्यू लेने की। एक चीज हमने बता दिया। हाँ, लेकिन 0 से 1 के बीच में कोई भी सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म है। देखो ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की 0 से 1 के किसी भी x की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सेम है। इसका मतलब यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका रैंडम वेरिएबल। 0 से 1 के बीच में कोई भी सैंपल वैल्यू वो लेगा, सेम प्रोबेबिलिटी के साथ लेगा। लेकिन -2 से 0 के बीच में अगर कोई ये वैल्यू लेगा तो प्रोबेबिलिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगी। और मैंने एक चीज बताया था, अगर मेरी क्लास की होगी और वैसे भी आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहां ज्यादा वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा, जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कम वहां पे प्रोबेबिलिटी कम। मतलब -2 के पास में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम है, 0 के पास में निगेटिव वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो ना, यहां पे वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ज्यादा है, और यहां पे वैल्यू लेने की इसके पास में कम है। अब देखो एक चीज बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अगर आपको, मैं इसको सब प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। अब देखो बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं अगला लॉजिक बताऊंगा जो बड़ा प्यारा सा है। इसका आंसर मैं क्वेश्चन देख के बता देता कि 1 से 1.5 के बीच में कहीं लाई करेगा। कई लोग 1.5 मार सकते हैं इसका आंसर, लेकिन वो गलत है। क्या आंसर आएगा अभी सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो मीन क्वांटाइजेशन एरर क्या होगी वो देखते हैं। अब देखो यहां पे क्वांटाइजेशन एरर, जब आप क्वांटाइज करोगे अल्फा पे पॉजिटिव वैल्यूज को तो एक क्वांटाइजेशन एरर मिलेगी, बीटा पे जब क्वांटाइज करोगे तो एक क्वांटाइजेशन एरर मिलेगी। तो जब रैंडम वेरिएबल x कोई भी वैल्यू लेगा x बिटवीन 0 to 1, कोई पॉजिटिव वैल्यू x लेता है 0 से 1 के बीच में, कैपिटल रैंडम वेरिएबल x कोई सैंपल वैल्यू स्मॉल x लेगा अगर 0 से 1 के बीच में, तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो क्या होगा, fx के अकॉर्डिंग लेगा वो। उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, fx ही तो होगा भाई। रैंडम वेरिएबल x 0 से 1 के बीच में भी वैल्यू fx के अकॉर्डिंग, उसी को fx दिया इन्होंने, मैंने fx लिख दिया। और -2 से 0 के बीच में भी जो ये वैल्यू लेगा रैंडम वेरिएबल x, जो कि हम सोर्स कह रहे हैं, वो भी लेगा fx के अकॉर्डिंग ही लेगा। इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, चाहे -2 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेनी हो, वो इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग लेगा ना। और जब ये कोई वैल्यू x लेगा 0 से 1 के बीच में, तो आप इसको क्वांटाइजर क्या करेगा, क्वांटाइज कर देगा किस वैल्यू पे, अल्फा। कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले, चाहे वो 0.1 ले, चाहे 0.2 ले, चाहे 0.3 ले, चाहे 0.4 ले, चाहे 0.5, कोई भी वैल्यू ले ले, उसको क्वांटाइज करके अल्फा कर देगा। अब क्वांटाइजेशन एरर है ना, क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस जो आपने क्वांटाइज किया वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो x है, वो x कुछ भी हो सकता है 0 से 1 के बीच में, और
अल्फा क्या है? क्वांटाइज्ड वैल्यू। ये अल्फा तो कोई एक सिंगल फिक्स वैल्यू होगी ना। अब उस अल्फा की ऐसी वैल्यू बतानी है अल्फा स्टार जिसके लिए मीन क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो जाए, लेकिन अल्फा तो कोई एक सिंगल फिक्स वैल्यू होगा ना, जिसपे सारे 0-7 के बीच में जो भी सैंपल आएंगे उस पर क्वांटाइज कर दोगे, यही तो करोगे। तो क्वांटाइजेशन एरर अभी यहां क्या होगा? एरर, अगर मैं एरर की बात करूं, एरर भी एक रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं? क्योंकि जो ये रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यू लेगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग लेगा, और जो एरर आएगी वो आएगी एक्स माइनस अल्फा, यही तो आएगी भैया। 0.1 है और अल्फा की वैल्यू मान लो 0.5 है, तो आपने 0.1 को 0.5 पे क्वांटाइज कर दिया, एरर है 0.1 माइनस 0.5। एक्स की वैल्यू 0.2 है, आपने क्वांटाइज किया 0.5 पे, क्योंकि अल्फा की लेट से आपने 0.5 ले लिया, 0.2 माइनस 0.5। कई लोग कहेंगे सर ये यूनिफॉर्म है तो बीच में 1/2 ले लो ना अल्फा की वैल्यू, जो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर की होती है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होती है, क्यों होती है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं बेहतरीन वाले, है ना। तो हम जनरल मेथड से कर रहे हैं चीजों को कि कैसे होती हैं चीजें। एरर आएगी एक्स माइनस अल्फा, बेहतरीन है भाई साहब, एक्स माइनस अल्फा आएगी। एक्स माइनस अल्फा जो एरर आएगी इसका भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर मैं कहूं तो एफ एक्स ही होगा, क्योंकि अल्फा तो एक फिक्स वैल्यू होगी जो भी आप फिक्स कर दोगे। तो x की जो प्रोबेबिलिटी होगी एफ एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x लेने की अगर एफ एक्स है, तो एरर के x माइनस अल्फा होने के भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स है। अब इसी एरर का आप क्या कह रहे हो? मीन स्क्वायर का क्या मतलब? ये एरर जो है इसी को QE कह सकते हो आप, है ना, QE इसी को कह सकते हो। QE की मीन स्क्वायर वैल्यू आपको मिनिमम करनी है। तो हम पहले अल्फा सेलेक्ट कर लेंगे, किस अल्फा के लिए क्वांटाइजेशन की मीन स्क्वायर वैल्यू मिनिमम होगी, फिर इसी तरह से बीटा वाला निकाल लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा यार। तो अब देखो मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरर की मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या करते हैं, अगर रैंडम वेरिएबल एक्स की मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते थे? अगर रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यू ले रहा तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स करते थे। यहां क्वांटाइजेशन एरर वैल्यू ले रहा है एक्स माइनस अल्फा विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स, तो एरर कैसे निकालोगे बेटा? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एफ एक्स dx, लेकिन ये किसके बीच में इंटीग्रेट करोगे? 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये सारी चीजें 0 से 1 के बीच के लिए हुई है ना। अब देखो ध्यान से, 0 से 1 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1/2 फिक्स है, तो 1/2 बाहर आ गया। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से 1। अब ये आ जाएगा भाई 1/6 बाहर कर लो, 1 माइनस अल्फा का क्यूब, 0 रखोगे तो 0 माइनस अल्फा का क्यूब, माइनस अल्फा क्यूब, माइनस माइनस यहां आ जाएगा प्लस अल्फा क्यूब, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस अल्फा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्वांटाइजेशन एरर। अब ये अल्फा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा? अगर हम पॉजिटिव सैंपल वैल्यूज में जो क्वांटाइजेशन एरर है उसकी मीन वैल्यू को मिनिमम कर दें, इसी तरह से निगेटिव सैंपल वैल्यू का जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है उसको इस तरह से सेलेक्ट करें कि मीन क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो जाए, तो हम ओवरऑल कहेंगे कि मीन क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो जाएगी। भैया पॉजिटिव सैंपल वैल्यू को जिस वैल्यू पे क्वांटाइज किया वो एक अलग वैल्यू है, हम वो अल्फा ऐसा सेलेक्ट कर लें कि यहां पे पॉजिटिव सैंपल वैल्यू के क्वांटाइजेशन में क्वांटाइजेशन मीन स्क्वायर वैल्यू मिनिमम हो जाए, और इसी तरह निगेटिव सैंपल वैल्यू को जब हम बीटा पे कर रहे हैं क्वांटाइज, तो बीटा ऐसा सेलेक्ट करें कि यहां पे जो क्वांटाइजेशन की मीन स्क्वायर वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। जब अल्फा बीटा दोनों ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे कि ओवरऑल मीन क्वांटाइजेशन एरर पॉजिटिव सैंपल वैल्यू में भी मिनिमम, निगेटिव सैंपल वैल्यू में भी क्वांटाइजेशन की मीन स्क्वायर वैल्यू मिनिमम, तो ओवरऑल मीन क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो जाएगा। अब देखो, यानी कि ये अल्फा का फंक्शन आया, अल्फा हम ऐसा सेलेक्ट करें कि ये जो मीन क्वांटाइजेशन एरर है वो मिनिमम आए, मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर है वो मिनिमम आए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जो लोग 1/2 गेस से मार रहे होंगे ना, अभी आ जाएगा भैया, मैथ्स लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं आता, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, 1/6 तो बाहर है, मिनिमम वैल्यू के लिए हम यही तो करते हैं। ऐसा क्या अल्फा करें, ये आ जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करोगे और यहां -1 भी आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा है भैया, 1 माइनस अल्फा को फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना, और यहां से आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर। अब देखो इसको इक्वल टू 0 कर दो, 1/6 गायब। अब यहां से देखो -3 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहां से आएगा -3 अल्फा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू -3 आ जाएगा, -2 अल्फा इंटू -3 प्लस 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहां से क्या हुआ, है ना, ये चीज अलग थी। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो गए, यहां से 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। मतलब अल्फा की वैल्यू अगर हम 1/2 लेंगे तो हमें जो मीन क्वांटाइजेशन एरर है
मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर है वो मिनिमम आएगी फॉर पॉजिटिव सैंपल वैल्यू। और यही याद करो, जब हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर लेते थे तो जिस रेंज के लिए हमें क्वांटाइज्ड वैल्यू लेनी होती थी हम उसका मिड पॉइंट लेते थे। ये 0 से 1 रेंज की वैल्यू के लिए तो तुमने क्वांटाइजेशन वैल्यू लिए थी अल्फा। क्या लिया है अल्फा? क्वांटाइज्ड वैल्यू। जिस रेंज के लिए आप क्वांटाइज करने जा रहे हो उस रेंज का मिड पॉइंट लेते थे हम, अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। लेकिन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में क्यों लेते थे मिड वैल्यू? क्योंकि उस मिड वैल्यू को लेने पे मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम होती है। क्योंकि वहां पे हम एक एजम्पशन लेते हैं जब ये डेरिवेशन कर रहे होते हैं, क्या कि जितने सैंपल्ड वैल्यूज हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो यहां देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी सैंपल वैल्यू अगर आपका सोर्स लेगा सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ये वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और इस केस में अगर तुम 1 बिट का यूनिफॉर्म क्वांटाइजर ले लेते और मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू को, तो मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर विल बी मिनिमम। तो अल्फा तो हमें मिल गया, यानी कि अल्फा स्टार इज नथिंग बट 1/2। अब बीटा निकालना है, बड़ा बेहतरीन है। वहीं अब अगर आपने पहला अगर देख लिया तो दूसरा भी कर लोगे। अब देखो, जब आपका रैंडम वेरिएबल x -2 to 0 वैल्यू लेगा तो ये किस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग लेगा? कोई भी वैल्यू लेगा वो -2 से 0 के बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो -2 से 1 के लिए बस fxx है। और जब ये -2 से 0 के बीच में लेगा आप हर सैंपल वैल्यू को क्वांटाइज कर दोगे एक सिंगल वैल्यू पे, बीटा पे, सारे नेगेटिव सैंपल को। अब बीटा पे अगर कर दोगे तो क्वांटाइजेशन, अब -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू स्मॉल x अगर वो लेता है, जनरल वैल्यू कुछ भी ले सकता है ना -2 से 0 के बीच में, तो कोई वैल्यू अगर x लेता है प्रोबेबिलिटी fxx से तो ये क्वांटाइज कर देगा बीटा पे। तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होगी फिर? x माइनस बीटा। और इस क्वांटाइजेशन एरर के आने के चांसेस कितने होंगे? यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जितना x के x लेने के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के चांसेस है उतने x माइनस बीटा एरर आने के चांसेस है। क्योंकि बीटा तो एक फिक्स वैल्यू होगा ना। बीटा देखो, बीटा उन्होंने कहा ऐसा सेलेक्ट करो कि ये मिनिमम हो जाए, लेकिन बीटा कभी भी जब सेलेक्ट करोगे वो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगा। x है जो कुछ भी सैंपल हो सकता है, -2 से 0 के बीच में कुछ भी सैंपल वैल्यू होगी, हर बार तुम बीटा लोगे, हर बार बीटा लोगे। अब बीटा ऐसा सेलेक्ट करो कि वो कह दे रहे हैं कि भाई मिनिमम मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो जाए। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा समझने वाला। अब यहां पे भी मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं बेटा? -2 to 0 x माइनस बीटा का क्या होल स्क्वायर, fxx कर दे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मीन स्क्वायर वैल्यू है बेटा, है ना, मत निकालने लगना, वेरिएंस मत निकालने लगना, ठीक है ना। अब चलो, अब -2 से 0 के बीच में fxx की वैल्यू रखते हैं। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, अगर कांस्टेंट रहता तो यहां भी मिड पॉइंट आता, और कई लोग यहां भी मिड पॉइंट अगर -2 से 0 का ले लेते -1 तो आंसर 1/2 -1 3/2, जो कि गलत है। अब यहां पे मैं अभी लॉजिक भी बताऊंगा, बड़ा बेहतरीन, मतलब प्रोबेबिलिटी थियरी को अगर आप फील करते हो तो आपको मजा आएगा। अब इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूं, fxx -2 से 0 के बीच में एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना बेटा? 1/4। देखो ना, हाइट 1/2, विड्थ 2, स्लोप है 1/4, तो इसका इक्वेशन 1/4x प्लस y एक्सिस से इंटरसेप्शन 1/2। तो यहां वैल्यू रख देते हैं भैया 1/4x। तो ये क्वेश्चन बेटा मैथ्स का था पूरा, है ना, मैक्सिमम मिनिमम भी करना पड़ रहा है dx। अब इसको ब्रेक कर देते हैं भैया दो भाग में ब्रेक कर दिया, 1/4 कॉमन, -2 से 0 के बीच में एक आ गया x इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बीटा स्क्वायर, है ना, माइनस, ठीक है, -2x इंटू बीटा, वहां से आ गया 2x स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, ये dx आ गया। और एक ब्रेक हो गया प्लस 1/2 -2 से 0 x माइनस बीटा का होल स्क्वायर dx, यही बचा भैया। अब सॉल्व करते हैं भैया, पहले ये बीटा का फंक्शन आएगा क्योंकि ये x की लिमिट है, और फिर बीटा के किस वैल्यू के लिए मिनिमम कर देंगे, बस खत्म हो जाएगी बात। अब देखो ये x⁴/4 आएगा, पहले सारे लिख लेते हैं, x⁴/4 -2x स्क्वायर बीटा है तो -2x³/3, है ना, तो ये आएगा 2, है ना, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर -2x बीटा, है ना, तो -2x स्क्वायर इंटू बीटा तो 2/3, ठीक है ना, x³ बीटा आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आने दो, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, प्लस बीटा स्क्वायर x²
2, यही तो आएगा। और लिमिट है -2 से 0 प्लस यहाँ 1/2, कैलकुलेशन गलत मत करना बेटा, है ना। ये आएगा x माइनस बीटा का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और ये -2 to 0। लिमिट अभी रख देते हैं, सब मजा आके हो जाएगा 1/4। अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये सब 0 है बेटा, देखो ना, सब जगह 0 रखेंगे 0, -2 रखेंगे तो माइनस साइन भी लगाना होगा, ये गलती। -2 का पावर 4 क्या आ जाएगा 16, 16/4 इज 4, लेकिन बाहर का जो माइनस साइन है इसको कर देगा -4। चलो बहुत अच्छी बात। यहां रखेंगे -2 का क्यूब, माइनस आएगा, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस माइनस कर देगा तो यह आएगा -8/3 बीटा, ठीक है, -8/3 बीटा प्लस नहीं, यहां भी माइनस आएगा, पहले -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4/2 2, यहां आएगा 2 बीटा स्क्वायर और बाहर का माइनस कर देगा -2 बीटा स्क्वायर। तो यहां सारे निगेटिव आ रहे हैं, सारे निगेटिव। यहां देखो 1/6, लिमिट रखते हैं, 0 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस बीटा का क्यूब आ जाएगा, देखो ध्यान से, और -2 रखेंगे तो -2 माइनस बीटा का होल क्यूब, बाहर माइनस है, बाहर वाले माइनस को क्यूब है तो क्यूब से माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस बीटा का क्या होल क्यूब, ये बचेगा। अब ये आ गया क्वांटाइजेशन एरर, जब निगेटिव सैंपल वैल्यू को बीटा पे आपने क्या किया, क्वांटाइज कर दिया बीटा किसी वैल्यू पे, और ऑब्वियस सी बात है जो बीटा होगा वो -2 से 0 के बीच का होगा, सैंपल के बीच का ही कोई वैल्यू होगा, जैसे अल्फा 0-7 के बीच का ही कोई वैल्यू होगा, 0-7 के बीच जितने सैंपल्स हैं उनको 0-7 के बीच की किसी एक सिंगल वैल्यू पे क्वांटाइज कर दोगे। वैसे -2 से 0 के बीच में जितने सैंपल है उनको एक सिंगल वैल्यू जो -2 से 0 के बीच में होगा उस पर तुम क्या कर दोगे, क्वांटाइज कर दोगे, सिंपल सी बात। अब बीटा की क्या वैल्यू सेलेक्ट करें कि ये जो एरर आई है मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर फॉर निगेटिव सैंपल वैल्यू मिनिमम हो जाए, दोनों तरफ का मिनिमम कर दें, ओवरऑल मिनिमम आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं भैया, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 बाहर, ये आ जाएगा 0, ये आएगा -8/3, ये आएगा -4 बीटा आ जाएगा, ठीक है, बीटा के रिस्पेक्ट में ना, कि बीटा ऐसा क्या सेलेक्ट करें, तो ये आ जाएगा, देखो 1/6 है ही, प्लस 1/6 -3 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, +3 बीटा +2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन आपका, इसको 0 कर दें डिफरेंशिएट करके, वहीं से बीटा की वो वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या आती है। यहां देखो आ गया ये -2/3, 4 अंदर ले गए, 4 दूना 8, और यहां से आ गया माइनस बीटा, ठीक है। यहां से देखते हैं +1/6, यहां से देखो इसमें 3 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, बीटा +2 का स्क्वायर माइनस बीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी मतलब बीटा +2 माइनस बीटा इंटू a प्लस बी, बीटा +2 प्लस बीटा, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया -2/3 माइनस बीटा प्लस 1/2 इंटू, यहां से क्या आ गया 2 बचा, है ना, इंटू क्या बचा, यहां से बचा 2 बीटा +2 इज इक्वल टू 0। यहां से देख लेते हैं क्या आएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से आया 2 बीटा +2, 2 बीटा माइनस बीटा इज नथिंग बट बीटा, -2/3 +2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, बीटा इज इक्वल टू आ गया -2 + 2/3, और ये आ गया -6 + 2/3 दैट इज -4/3। तो आ रहा है, गलती तो नहीं हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा चेक कर लेना। टू बीटा माइनस बीटा, यहाँ पे ये 1 मिनट 1 मिनट, दो दूना 4, यहाँ पे 1 मिनट, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे 16/3 था बेटा, यहाँ पे जब -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब, मैं ये 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, तो ये 16/3, क्योंकि मैंने ये आंसर सॉल्व किया हुआ था, तो ये आएगा 16/3, तो ये -4/3 आएगा, क्योंकि अभी मैं एक लॉजिक भी बताने वाला हूँ ना, ये -4/3 आएगा, तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी सी, और ये मैं एग्जाम में भी करेक्ट करके आता, क्यों करके आता बेटा, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है, -2/3 आएगा बीटा की वैल्यू। तो ये यानी कि यही हो गया आपका बीटा स्टार, और अब अल्फा स्टार माइनस बीटा स्टार की वैल्यू क्या आएगी 1/2 -2/3। अभी तुम्हें लॉजिक बताऊंगा तब तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा, ये आ जाएगा 7/6।
दैट इज 1.16। यही आपका आंसर है 1.16 या 1.17, है ना। यहाँ पे बेटा एक गलती हुई थी ना कैलकुलेशन, -8 × 2, है ना, +16/3 बीटा और माइनस बाहर का -16/3, तो इसीलिए एक लॉजिक मेरा फेल हो रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत करेक्ट कर दिया इसको। अब देखो यहां पे बीटा बीच वाला पॉइंट क्यों नहीं आया, ठीक है, बीच वाला पॉइंट क्यों नहीं आया। तुम सिंपल सा सोचो, क्वांटाइजेशन एरर है क्या, जो क्वांटाइज्ड वैल्यू तुम दे रहे हो दैट माइनस जो सैंपल वैल्यू आ रही जिसको तुम क्वांटाइज एक सिंगल वैल्यू पे कर रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, जिन सैंपल वैल्यूज, अगर यहां पे देखो -2 से 0 के बीच में हो क्या रहा है, क्यों मिड पॉइंट नहीं आया, इस लॉजिक को समझो। और ये पॉइंट कहां होना चाहिए था, तो मैं बताऊंगा लॉजिक की 1.5 से कम ही आंसर आना चाहिए था, हमेशा 1 से 1.5 के बीच में ही आंसर होता। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता था क्वेश्चन पढ़ने के बाद। कैसे, देखो, क्योंकि चीजों को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो तब समझ में आएगा। अब सोचो यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, यहां वैल्यू लेने की ज्यादा। मतलब क्या है, 0 के पास वाले निगेटिव वैल्यू ज्यादा बार आएंगे, आपके क्या सोर्स ज्यादा बार इमिट करेगा, जबकि -2 के पास वाली वैल्यूज कम बार इमिट करेगा, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां पे कम है। अब जो सैंपल ज्यादा बार आ रहे हैं उनमें आप एरर चाहोगे कम हो, और जो सैंपल्स क्या आ रहे हैं कम बार आ रहे हैं उनमें एरर ज्यादा हो भी जाए तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो कम ही बार आएंगे। आप हमेशा तो यही चाहोगे जो वैल्यूज बार बार आ रही उसमें एरर कम से कम कर दे मैं इस तरह से, तो ओवरऑल मैं मिनिमाइजेशन कर सकता हूं। जब ये यूनिफॉर्म था तो हर सैंपल वैल्यूज इक्वली लाइकली थी, तो मैंने कहा मिड पॉइंट सबसे अच्छा होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम करूंगा तो ओवरऑल मिनिमाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। जब इसको बीच में रखूंगा तो ओवरऑल मिनिमाइजेशन होगा, है ना। जबकि यहां पे जो सैंपल वैल्यू ज्यादा बार है उनमें मैं एरर कम चाहूंगा, तो एरर कम कैसे होगी, अगर मैं क्वांटाइज्ड वैल्यू उनके पास में रखूंगा तो डिफरेंस कम आएगा, कम। इसीलिए देखो मिड पॉइंट से इस तरफ, इसका मिड पॉइंट -1 है, लेकिन आया क्या बीटा की वैल्यू मिनिमम के लिए, किसके पास में आया, उन सैंपल वैल्यूज की जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वहां नहीं आ सकता। इसीलिए ये मिड पॉइंट से इधर ही आना था, क्योंकि जिधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा उधर अगर मैं क्वांटाइज्ड वैल्यू सेलेक्ट करूं तो वो वैल्यू सैंपल वैल्यू ज्यादा बार आएंगी आपके सिग्नल में या आपके सोर्स में, और उनमें एरर कम आएगी, क्योंकि उन्हीं के पास में क्वांटाइज्ड वैल्यू है तो डिफरेंस कम आएगा और इसलिए एरर कम आएगी। और जो चीज बार बार आ रही उसमें एरर कम आएगी, तो ओवरऑल जब मीन निकालेंगे, हम मीन निकाल रहे हैं इसीलिए, है ना, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एवरेज आउट कर रहे हैं, तो वो कम आएगा भैया एरर, है ना। इसीलिए ये इधर शिफ्टेड है। इसीलिए मैं समझ गया था -4/3 मेरा सही नहीं है, या मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हुआ है, जो 2/3 वाला टर्म है वो कुछ और होगा। मैंने तुरंत कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक कर लिया। तो लॉजिक होगा तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक को भी रेक्टिफाई कर सकते हो, है ना, लॉजिक होना चाहिए। इसीलिए यहां पे क्या था, इसीलिए मिड पॉइंट आया था। इसीलिए जब आप यूनिफॉर्म क्वांटाइजर पढ़ते हो, कहते हो मिड पॉइंट पे क्वांटाइज करना है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि सोर्स सारे सैंपल यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी के साथ इमिट कर रहा है, सबकी सेम है। क्योंकि अगर कुछ भी ना गिवन हो किसी सोर्स के बारे में, इसका मतलब है सारे सैंपल वैल्यू इक्वली लाइकली है। क्योंकि अगर सोर्स के बारे में कुछ सैंपल ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, मतलब ज्यादा बार आ रहे हैं, कुछ सैंपल कम लाइकली हैं, कम बार आ रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बताना पड़ेगा ना। बिना बताए तो आप क्या मानोगे, बाय डिफॉल्ट इक्वली लाइकली मानोगे। तो जब वहां हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि सोर्स जो भी वैल्यूज इमिट कर रहा है वो इक्वली लाइकली है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता भी है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता भी है ना। तो इसीलिए हम इक्वली लाइकली मान के करते हैं। यहां पे उन्होंने क्या किया कि जो निगेटिव सैंपल वैल्यूज हैं उनमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली इंक्रीजिंग है, यहां पे प्रोबेबिलिटी कम है, यहां पे ज्यादा है। इसीलिए यहां पे जब क्वांटाइज्ड वैल्यू वहां के पास लूंगा जो सैंपल ज्यादा बार आने वाले हैं, तब मेरा काम चलेगा, तो मिड पॉइंट से इधर ही शिफ्टेड होगा। इसीलिए अगर 1/2 -1 करता तो -1 करता, 3/2 1.5 आता, लेकिन जब ये यहां आ जाएगा तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा ना। इन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना था, 1.5। अगर ये इसके पास आएगा तो ये डिफरेंस लेंथ छोटी होती जाएगी, तो 1 से 1.5 के बीच में ही आंसर आना था। और ये 1/2 मैंने प्रूफ इसीलिए किया कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजर की तरह ट्रीट करके जो लोग हवा में कर दे तो वो इसीलिए 1/2 होता है। उसके पीछे की कंडीशन होती है कि सारे सैंपल वैल्यूज इक्वली लाइकली हों। यहाँ पे इस रेंज में सारे सैंपल इक्वली लाइकली नहीं है, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसी की कम, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटाइज्ड वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी सिंगल, ताकि मेरा मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम हो। और मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर यही होती है आपकी क्या,
यही आपकी होती है क्या बेटा, यही आपका होता है एक तरह से मेजरमेंट परफॉर्मेंस का। जितना कम होगा उतना अच्छी परफॉर्मेंस है। अब अगर मैं कहूं क्वांटाइजेशन नॉइज पावर निकालना हो, ये कितने लोग निकाल पाएंगे? वही मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर है। मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये पावर है ना, मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर मतलब क्वांटाइजेशन एरर की क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, उसी क्वांटाइजेशन एरर को क्वांटाइजेशन नॉइज भी कहते हो। तो वो एक तरह से क्वांटाइजेशन नॉइज पावर को कह रहे हैं मिनिमम कब होगा। अब देखो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर निकालने का मैंने बेहतरीन तरीका सिखा रखा है जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं। कैसे? अब देखो यहां पे मैं अब उसको और प्रूफ कर देता हूं। यहां क्वेश्चन खत्म हो चुका, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब -2 से 0 के बीच में कोई भी सैंपल आएगा, -2 से 0 के बीच में सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और वो सारे सैंपल वैल्यू क्वांटाइज होंगे कहां पे? बीटा पे। जितने पॉजिटिव सैंपल वैल्यू आएंगे 0 से 1 के बीच में सैंपल वैल्यू लेने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 एरिया अंडर कर्व। तो 0 से 1 के बीच में सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पॉजिटिव सैंपल वैल्यू, और उनको सबको क्वांटाइज करके क्वांटाइजर क्या करेगा? अल्फा करेगा। उसी की वैल्यू आपने अल्फा और बीटा स्टार ली। अब देखो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर अगर मुझे निकालना हो, जो कि वही है मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर, अगर मुझे उसको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? अब मतलब अगर आपके सोर्स ने 2n सैंपल्स इमिट किए, 2n सैंपल्स अगर इमिट किए है ना, इमिट किए, तो उसमें देखो आधे सैंपल होंगे निगेटिव वाले -2 से 0 के बीच में, और आधे सैंपल होंगे 0 से 1 के बीच में। मतलब n सैंपल्स आपके क्या आएंगे? n सैंपल्स आपके आएंगे, n सैंपल्स कहां आएंगे? 1/2 वैल्यू पे, ठीक है ना। n सैंपल्स आएंगे -2 से 0 के बीच में, और वो सब क्वांटाइज होके कहां जाएंगे? बीटा पे। इसी तरह से n सैंपल्स आएंगे कहां पे? 0 से 1 के बीच में, आधे सैंपल ना, आधा आधा प्रोबेबिलिटी है, तो वो सारी वैल्यू लेंगे किस पे? अल्फा लेंगे, ठीक है। वो सारी वैल्यू क्या लेंगे? अल्फा लेंगे। वो सारी क्या वैल्यू लेंगे? अल्फा लेंगे। यहां से ये फार्मूले से ऑलरेडी हम एक तरह से क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। अब देखो ओवरऑल पावर क्या होगी, है ना। इसमें जो QE होगा, इसमें मान लेते हैं QE डैश होगा, क्वांटाइजेशन नॉइज QE और QE डैश, n सैंपल्स। तो आप इस सारे सैंपल में जो एवरेज एरर होगी, इन सारे सैंपल में जो एवरेज एरर होगी, उन्हीं को तो क्वांटाइज करके एवरेज आउट करोगे, उन्हीं को तो क्वांटाइज करके क्या करोगे? एवरेज आउट करोगे, है ना। तो मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर अगर इनमें जो बीटा वाले में है, मीन स्क्वायर अगर मैं कहूं, मीन स्क्वायर जो हमने अभी निकाला है, वो अगर n सैंपल में मान लो कितना है? QE है। मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर QE डैश है, n सैंपल्स जो क्वांटाइज हुए अल्फा वैल्यू पे, तो हम कहेंगे एवरेज मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर कितनी है, एवरेज क्वांटाइजेशन पावर कितनी है, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कितनी है, क्योंकि मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर निकाल रहे हो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे भैया? ये हर ऑन एन एवरेज n सैंपल में QE आएंगे, तो n इंटू QE, टोटल n में कितने आ जाएंगे? n इंटू QE। इनमें सब में QE डैश आएंगे, तो n इंटू QE डैश, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। एवरेज आउट कर दिया तुमने। जितने ये n सैंपल्स हैं उनका मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन नॉइज है क्या? QE, और जितने ये वाले हैं QE डैश। ये n सैंपल्स हैं 2 में से, तो n इंटू QE। ये भी n सैंपल्स हैं जिनमें QE डैश है, तो n इंटू QE डैश डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो ये कितना आ गया बेटा? अल्फा बीटा वाले में क्वांटाइजेशन मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर, इसमें डिवाइडेड बाई 2। तो आप निकाल भी सकते हो। यही क्वांटाइजेशन नॉइज पावर है, एवरेज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। और ये कैसे निकालोगे? ये अगर निकालनी हो तो बेटा QE डैश की वैल्यू क्या है? पहले हमने अल्फा वाला कैलकुलेट किया था ना, ये आया था हमारा क्या? ये है ना, ये आया था, और ये अल्फा की वैल्यू 1/2 के लिए ये मिनिमम था, तो हमें वही QE डैश निकालना है। तो QE डैश यहां से निकाल लोगे बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और यहां से QE क्या? QE निकाल लोगे बाय पुटिंग कौन सा, कहां है बेटा? ये वाला है ना, ये इंटीग्रेशन ये आया था ना, ये वाला आया था, ये फिर इसको हमने डिफरेंशिएट करके 0 किया था ना। इसकी वैल्यू निकाल लोगे एट बीटा इज इक्वल टू कितना? -2/3 पे, तो आपको क्या आ जाएगा? QE आ जाएगा, जिसको मैंने QE लिया,
मीन स्क्वायर, क्वांटाइजेशन, एरर, है ना, जो बाकी के n सैंपल्स हैं 2n सैंपल में से, तो ये आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब अगर इसमें इस क्वेश्चन में क्वांटाइजेशन नॉइज पावर पूछता तो ये वाली वैल्यू तुम मिनिमम क्वांटाइजेशन नॉइज पावर अगर पूछता तो बेटा बीटा की वैल्यू पे ये निकालते क्यूई, अल्फा की वैल्यू 1/2 पे निकालते क्यूई डैश और क्यूई डैश प्लस क्यूई बाई 2 कर देते, क्योंकि निगेटिव सैंपल वैल्यूज जो बीटा पे क्या हो रहे हैं, क्वांटाइज हो रहे हैं, वो भी उतने ही लाइकली हैं ओवरऑल अगर देखें जितने की पॉजिटिव सैंपल वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव सैंपल वैल्यूज भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल और निगेटिव सैंपल वैल्यूज की भी 1/2, इसीलिए एवरेज आउट में क्यूई प्लस क्यूई डैश बाई 2 हो जा रहा है। अगर 1/2 एरिया नहीं होता लेफ्ट और राइट तरफ का तो उस रेशियो में आपका क्वांटाइजेशन नॉइज जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने यहाँ पे किया है कहीं पे, यहाँ पे, ठीक है, ये किया है जनरलाइज मेथड, एकदम फंडामेंटल चीजों को केवल कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को मैं इन करता हूं नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो ये एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन था, चीजों को लिंक करके करना था बेटा, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप फंडामेंटली करेक्ट हैं तो यहां से लॉजिक से मैं क्वेश्चन पढ़ के मैंने लॉजिक 2-3 मिनट सोचा तो मुझे ये पता था कि ये आंसर 1-7.5 के बीच में आएगा और कहीं नहीं आएगा। अगर मुझे एग्जाम में टाइम नहीं होता, मुझे गेस करना होता तो मैं कुछ मारता कि -1 से इधर इस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा तो मैं 1.2 1.25 इसी के आसपास मारता, अगर मुझे बहुत लगता तो, है ना। तो वो लॉजिक्स अगर आप दिमाग में बैठाओगे तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस के भी मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा, और इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता है क्या जरूरी होता है, आपको नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए और फंडामेंटल चीजों को बार बार अप्लाई करना चाहिए नए क्वेश्चन में। ये नहीं कि नया क्वेश्चन किसी नए टाइप का आया तो उसको रट लिया कि अच्छा ये ऐसे होता है, आप लोग यही करते हो, उसको रट लिया। और यही चीजें हम कराते हैं जब हम जी ऑप्टिमस में जीओसी क्वेश्चन कराते हैं, एकदम न्यू क्वेश्चन होते हैं। गुरुकुल में वही करने वाले हैं, क्योंकि गुरुकुल में बहुत सारे नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है, ऑलरेडी क्लासेस में हमने करा रखा है। उसके अलावा भी हम असेसमेंट के थ्रू नए क्वेश्चंस देने वाले हैं, सब फ्रेश टेस्ट सीरीज खुद बना रहे हैं, सब एकदम नए न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे। इस बार खुद हमारी फैकल्टी डिजाइन कर रहे हैं, तो इस बार हम एकदम एक्सेप्शनल करने वाले हैं, गुरुकुल को एक्सेप्शनल बना के रख देंगे। और वहां पे हमने ये पता कर लिया है कि हाँ नए क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, और उसको फ्रेम करना, उसको सोल्यूशन देना, उसको लिंक करना फंडामेंटल से बहुत जरूरी, यही सब हम चीजें करने वाले हैं गुरुकुल में। तो गुरुकुल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो इंजॉय कर ही रहे हैं। आप अभी अपने कैरियर को देखिए, अपनी एनालिसिस करिए रिस्पॉन्स शीट आगे, और बेहतरीन ढंग से प्लानिंग करके जो भी आगे करना आपका अच्छा गया तो अकॉर्डिंगली IIT SC क्या मिलेगा उसकी प्लानिंग करिए, और अगर अच्छा नहीं गया आपको आगे क्या करना आप सोच रहे हो उसको जल्दी प्लान करके स्टार्ट कर दो, चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। तो मैं किसी और वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन वीडियो के साथ।